बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये शेख रशीद ने जो बयान दिया है कि अस्करी इदारों के और इमरान खान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात चल रहे हैं और जल्द कामयाबी की खबर आएगी, और ये बात सिर्फ शेख रशीद ने नहीं कही बल्कि पीटीआई के दूसरे लीडर भी कह रहे हैं और टीवी पर कुछ एंकर हजरात भी कह रहे हैं, और इसके अलावा पीटीआई का सोशल मीडिया भी यही बातें कर रहा है। तो इस सिलसिले में मैंने कल अर्ज़ किया था कि ये खबरें गलत हैं, लेकिन फिर आज कुछ दूसरे लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी से बताया कि अस्करी इदारों और हुकूमती ज़राए ने इन खबरों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गलत करार दिया है, और ऐसा कोई राब्ता नहीं है, ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, कोई बैक डोर चैनल, कोई किसी किस्म का कोई माजरा है ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कुछ वज़ीरों ने राब्ता किया था हुकूमत से और कुछ मुतालबात पेश किए थे जिसमें पीटीआई पसपा होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन हुकूमत ने उन पर भी ये जवाब देकर इनकार कर दिया कि आपकी ये मुतालबात तो किसी सूरत एजेंडे पर आ ही नहीं सकते। इलेक्शन की तारीख पर मई जून के हवाले से किस तरह इलेक्शन कराने हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। गोया कि अमली तौर पर हुकूमत ने इस हवाले से भी इनकार कर दिया और ना कर दी। तो सवाल जो है वो बड़ा दिलचस्प है। वो सवाल ये है कि फिर ये हजरात, जिसमें पीटीवी के कुछ खासे बेशरम किस्म के एंकर हजरात जिनका माजी जो है वो हमें पता है कि वो सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं करते, और पीटीआई को सोशल मीडिया तो है ही झूठों का इमाम, वो हर रोज़ ये कई दिनों से 4-5 दिनों से ये खबरें चला रहा है कि रात गए बाजी पलट गई, फौजी क़यादत ने इमरान खान से रब्ता कर लिया, बनी गाला में 2 एलची पहुँच गए, मुज़ाकरात में सब कुछ डन हो गया, शहबाज हुकूमत की छुट्टी का फैसला हो गया, अगले हफ्ते इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठा रहे हैं फलां ढिमकान। तो ये इतना झूठ, आखिर झूठ का भी कोई मकसद होता है। जिस तरह के पीटीआई ने जितने बयानिए दिए सारे के सारे झूठ थे, लेकिन मकसद नज़र आ रहा था। तो ये इस झूठ का मकसद क्या है? ये झूठ जिसमें शेख रशीद भी शरीक हो गया, पीटीआई के कुछ और लीडर भी शरीक हो गए, तो और कुछ नाम नहाद मुबस्सर भी, कुछ साबिक़ सफारतकार भी, कुछ रिटायर्ड मुशर्रफ की रिटायर्ड बेवाएँ भी, वो सब ये प्रोपेगेंडा करने में जुट गए हैं कि बातचीत चल रही है। और बातचीत किस तरह चल रही है? बातचीत इस तरह नहीं चल रही कि ईवान सदर में फ़ौज का नुमाइंदा पहुंचा और ईवान सदर में फिर इमरान खान का नुमाइंदा पहुंचा, बल्कि बातचीत चलाने का अंदाज़ ये है कि फ़ौज के 2 सीनियर जनरल, फ़ौज के 4 सीनियर जनरल, फ़ौज के 3 सीनियर नुमाइंदे बनी गाला पहुँच गए, रात गए, उनसे मुज़ाकरात हुए, राज़ो न्याज़ हुए, खान साहब से माफ़ी तलाफ़ी मांगी गई और ये कहा गया कि शहबाज शरीफ ने तो मुल्क को तबाह कर दिया है, अब हम आपको दोबारा वापस लाना चाहते हैं। तो इस झूठ का आखिर मकसद क्या है? तो मकसद जनाब वाला ये है, ये जो दरियाफ्त हुई बात वो बड़ी दिलचस्प है कि इमरान खान चूँकि लॉन्ग मार्च से डर गया है, भाग गया है, और पीटीआई के वोटरों की तरफ से अवाम के अंदर जो पीटीआई के हामी हैं और जो मुख्तलिफ तबकात के अंदर भी पीटीआई के हामी हैं, वो इसरार कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च किया जाए, और उनके दिलों के अंदर इमरान खान की बुज़दिली का एक हल्का सा इंप्रेशन भी बन रहा है, जो इससे पहले तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थे कि इमरान खान बुज़दिली दिखा सकता है। हालांकि ये पुश्तीनी बुज़दिल है। और वकला तहरीक जब चल रही थी तो किस तरह ये कपड़े छोड़कर भागा था दीवार फैलाकर, वो भी सबको याद है, और इसकी पूरी एक बुज़दिली की तारीख है। और अब भी ये ज़मानतें कराता फिरता है। जब तक ज़मानत हो नहीं गई, ये पिछली मरतबा बनी गाला के घर से निकला नहीं था, क्यों इसने अदालत को पैगाम पहुंचाया कि पहले मेरी हिफाजत का बंदोबस्त करो, फिर मैं आकर हाज़िरी दूंगा। इतना ये बुज़दिल आदमी है। तो लेकिन पीटीआई वाले ये नहीं मानते थे, वो तो इसको देवता समझते हैं, ऐसा देवता जो दुनिया की किसी ताकत से डरता ही नहीं है। तो लेकिन अब पहली मरतबा पीटीआई के हामियों और वर्करों के अंदर भी ये एक हल्का सा इम्प्रेशन बन रहा है कि कहीं हमारा कप्तान बुज़दिल तो नहीं, ये डर तो नहीं गया। चुनाचे ये इस इम्प्रेशन को दूर करने के लिए ये एक कैंपेन इमरान खान के हुक्म पर चलाई गई है कि मामलात डन हो गए, और जब मामलात डन हो गए हैं या होने वाले हैं तो फिर ज़ाहिर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही क्या है। तो ये वो दाना है जो इमरान खान बेच रहा है। और लेकिन अब वो मसला एक और पैदा हो गया कि खुद पीटीआई के अंदर कुछ लोग सवाल करने लगे हैं कि इमरान खान को बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और इमरान खान बत्ती के पीछे लग गया है।
ये प्रोपेगेंडा भी गलत है। किसी बत्ते के पीछे उसे नहीं लगाया गया, उसे साफ जवाब दे दिया गया है। और नाज़रीन, इसी सिलसिले में खबर यह है कि 2 दिन पहले जो बहुत अहम इजलास इस्लामाबाद रावलपिंडी में हुआ, उस इजलास के बाद हुकूमत को क्या मैसेज मिला है? हुकूमत को ये वाज़ेह मैसेज मिला है कि जत्थाबंद सियासत और मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल को डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर मतलब ये है कि अगर हुकूमत लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं देती तो तब भी हुकूमत से तावन किया जाएगा। और अगर हुकूमत की सवाबदीद है, वो इमरान खान को पाबंद कर दे कि तुमने अगर जुलूस लेकर आना है तो फलां जगह पर, फलां पार्क में, फलां मुकाम पर, फलां मोड़ पर बैठोगे और वहाँ से आगे नहीं आओगे। ये गारंटियाँ लेकर अगर हुकूमत इमरान खान को इजाज़त देती है, अगर वो लॉन्ग मार्च करना चाहता है, तो वो हुकूमत ये भी दे सकती है। दोनों सूरतों में एक बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि इस्लामाबाद में बदअमनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हो सकता है अदालत की तरफ से भी कोई इसी तरह का आर्डर लेने की कोशिश की जाए, लेकिन इसमें फिर वो मसला ये है कि अब पहली बात तो ये है कि इमरान खान अब लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर उसने लॉन्ग मार्च इस तरह का करना है कि वो इस्लामाबाद के किसी किनारे चौक पर, किसी सड़क पर आकर बैठे तकरीरें करे और वापस चला जाए, तो फिर इसका एक फ़ायदा क्या है? इस तरह के जलसे तो वो रोज़ाना करता है, हर रोज़ करता है। उसको तो लॉन्ग मार्च की ज़रूरत इसलिए है कि वो जाकर इस्लामाबाद में हुकूमत का तख्ता उलट दे और आर्मी चीफ अपनी निगरानी का लगाए, इस बात को यकीनी बनाया जाए, ये उसकी जहन में है। अगर ये फ़ायदा, ये मकसद हासिल नहीं होता तो फिर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही क्या है? और वैसे भी एक और सूरत जो है इमरान खान को अच्छी तरह नज़र आ रही है, वो ये है कि उसके पास लॉन्ग मार्च के लिए इतने बंदे हो ही नहीं सकते जो इस्लामाबाद पर जलगार कर सकें। वो उसी गिनती में जाएंगे जिस गिनती में 25 मई को गए थे, और उनसे निपटना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। गोया कि इमरान खान को अब बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो गया है, लॉन्ग मार्च का भी फेलियर हो गया है, और उसको ये भी अंदाज़ा हो गया है कि वो जो चाहता था कि नवंबर में कुछ ऐसा हो जाए कि मौजूदा हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री ना करे, बल्कि एक निगरान सेटअप आ जाए, हुकूमत का तख्ता उलट जाए, जिसके बाद फिर मैं इलेक्शन जीत कर आ जाऊँ और फिर मैं अपनी मर्ज़ी से जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगा दूँ। वही जनरल फैज़ हमीद जिसने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सुनने के बाद एक जश्न मनाया और भंगड़ा किया और रक्स भी किया। उसकी वीडियो आपने देख ली होगी। मैं तो इस आदमी की वीडियो लगाने के हक़ में नहीं हूँ। जिस आदमी ने मुल्क की जड़ें काटी हैं और उसे बर्दाश्त भी किया जा रहा है कि निज़ाम है हमारे निज़ाम की बहुत सारी कमजोरियाँ हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, मसलतें हैं, अल्लाह जाने क्या मामलात हैं। बहरहाल, तो ये सारा सिलसिला जो है वो अब इस अंजाम पर पहुँचा है कि इमरान खान ने अपने हामियों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि भाई जब मसला मुज़ाकरात से हल हो रहा है तो फिर लॉन्ग मार्च की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये वो झूठ है जो फिर, लेकिन बात यह है कि ये झूठ कब तक चलेगा? अगला महीना नवंबर का है, नवंबर में नई तकर्री हो जाएगी तो फिर इमरान खान लॉन्ग मार्च टाल देने के मौके से भी महरूम हो जाएगा। और फिर जब वर्कर सवाल करेंगे कि जो तुमने क्या किया, तुम इस तरह भेड़ क्यों हो गए, तुम इस तरह बकरी क्यों हो गए, तो फिर इमरान खान क्या जवाब देगा? इस ज़ाहिर है इमरान खान कोई ना कोई जवाब सोच लेगा, झूठ भरने में वो माहिर है। लेकिन अब पहली मरतबा फिर ये भी होगा कि इसके हामी इसके जवाब से शायद इस तरह मुतमिन ना हो जिस तरह अब तक वो मुतमिन होते रहे हैं कि हमारा कैद जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है और वो बस सब कुछ फतह कर लेगा और कोई मसला ही नहीं है। उसने चुटकी बजानी है और यूँ हुकूमत गिर जानी, और चुटकी बजानी है और यूँ फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बन जाना और चुटकी बनानी है। बल्कि अब तो इमरान खान के जो मैसेजेस भेजे हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा जनरल फैज़ को छोड़ो, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को भी मत लगाओ, बल्कि जनरल शमशाद मिर्ज़ा को, सहर शमशाद मिर्ज़ा को आर्मी चीफ लगा दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मतलब कि जनरल फैज़ के मुतालबे को भी उसने दरियाबुर्द कर दिया है। और अब ये हुकूमत के समझने की बात है, हम लोगों की समझ में तो ये बात नहीं आ सकती कि जनरल आसिम मुनीर में क्या ख़राबी है कि जिसकी वजह से उनको नहीं आना चाहिए, और जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा में क्या ऐसी खूबी है जिसको आना चाहिए। हकीकत में फ़ौज जो नाम भेजती है उनमें वज़ीर-ए-आज़म का कभी कोई अमल दखल नहीं होता। फ़ौज खुद पैनल बनाती है, 4, 5, 6 जितने नामों को वो बनाना चाहे। रवायती तौर पर 4 नाम भेजे जाते हैं, 6 भी भेज सकती है। तो वो नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के
مرضی سے نہیں آتے، وزیر اعظم کی ان پٹ اس میں نہیں ہوتی کہ فلاں کو شامل کرو فلاں کو شامل کرو، وہ فوج کا اپنا ایک آرڈر ہوتا ہے میرٹ کا، اس کے مطابق وہ 4 نام سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نام ہم بھیج رہے ہیں ان میں ہر ایک آدمی آرمی چیف بننے کے میرٹ پر پورا کرتا ہے، ان میں سے کسی کو بھی لگا دو۔ تو وزیر اعظم کا اختیار صرف اتنا ہے کہ فوج کے نامزد کردہ 4 آدمی میں سے ایک آدمی کو وہ ٹک کر دے۔ اس میرٹ کو بدلا بھی جا سکتا ہے کہ جو نام پہلے نمبر پر ہے وزیر اعظم اسے آرمی چیف لگا دے یا کوئی اور کرائٹیریا بنا لے، لیکن وہ جو بھی ہوگا انہی ناموں کے اندر سے ہوگا جس کو خود فوج نے سلیکٹ کیا ہے، فوج نے وہ ترتیب لسٹ بنائی ہے۔ وزیر اعظم اپنی مرضی سے کوئی نام نہیں دے سکتا کہ بھی نہیں فلاں آدمی کو لگاؤ، 5ویں نمبر والے آدمی کو بلاؤ، 11ویں نمبر والے آدمی کو بلاؤ، یا فلاں میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دو، میں نے اسے آرمی چیف لگانا۔ ایسا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فوج کے مقرر کی ہو آدمی، یعنی عمران خان جو اعتراض کر رہا ہے وزیر اعظم پر، دراصل وہ فوج پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ نام تو فوج نے دینے ہیں اور یہ دنیا میں کہیں ہوا ہی نہیں کہ جناب کسی جگہ آج تک پاکستان میں بھی نہیں ہوا، دنیا میں بھی نہیں ہوا کہ اپوزیشن لیڈر یا کوئی سیاسی جماعت مطالبہ کرے نام لے کر کے فلاں کو لگاؤ اور فلاں کو نہ لگاؤ۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ ایک بالکل عجوبہ قسم کی بات جو پاکستان میں عمران خان نے شروع کر دی ہے، لیکن اس میں اس نے عمران خان نے بڑی بری طرح منہ کی کھائی ہے۔ تو اس دوران ناظرین ایک اور لطیفہ بھی ہوا، لیکن وہ لطیفہ اتنا مزہ خیز ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو کسی نے واقعتاً ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ چونکہ ایم کیو ایم ناراض ہو گئی ہے لہٰذا قومی اسمبلی میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے پھر عدالتوں سے رجوع بھی کیا کہ کوئی ایسا معاملہ کرو، ایسا آرڈر کرو کہ ہم اسمبلی میں واپس آ جائیں اور تحریک عدم اعتماد پیش کریں۔ پھر کسی سمجھانے والے نے بتایا کہ نہ تو تحریک عدم اعتماد ممکن ہے، نہ ہی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے۔ جس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی 8 سیٹیں تو ویسے ہی کم ہیں، یہ ضمنی انتخابات کی وجہ سے، یعنی 8 سیٹیں عمران خان نے خالی کی تھی، 1 پر الیکشن ملتوی ہوا اور 6 پر وہ جیتا، 7ویں ہار گیا، 8 سیٹیں خالی ہو گئی۔ تو یعنی خالی سے مراد یہ ہے کہ یہ اب دوبارہ ان پر ضمنی انتخابات ہو گئے، گویا یہ 8 سیٹیں تو پی ٹی آئی کے اندر سے گئی۔ اس کے علاوہ جو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ہیں جو راجہ ریاض کی قیادت میں ایک الگ دھڑا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تحریک عدم اعتماد کیسے پاس ہوگی، کہاں سے پاس ہوگی؟ اور رہی یہ بات کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی، تو وہ صدر کہہ سکتا ہے، اور صدر صاحب نے عمران خان کو کنوے کر دیا ہے کہ بابا معاف کرو، میں اب اس دھندے میں نہیں پڑتا، یہ کوئلوں کی دلالی میں میرا کالا منہ پہلے سے زیادہ کالا ہو گیا ہے، مزید کالا میں نہیں کرانا چاہتا، تو معذرت۔ دونوں کی گیٹ بند۔ چنانچہ پھر ان کا جو سارا جوش و خروش تھا کہ ان ہاؤس چینج کے ذریعے ہم دوبارہ پھر سے اقتدار میں آ جائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین اب ایک اور مسئلہ ہے کہ معاملہ ہے کہ یہ تحریک لبیک پنجاب میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ ہری پور ہزارہ میں جو کچھ ہوا آپ نے اس کی تفصیل کچھ نہ کچھ سن لی ہوگی، دیکھ لی ہوگی کہ وہاں انہوں نے ایک جلوس نکالا جس پر شیلنگ بھی ہوئی، جس پر لاٹھی چارج بھی ہوا اور جس میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے اور کچھ لوگ مارے بھی گئے۔ خبر سرکاری طور پر کسی پریس نوٹ میں نہیں آئی ہے اور کسی اخبار نے بھی نہیں چھاپی ہے، کسی ٹی وی نے بھی نہیں چلائی ہے، لیکن جو صحافی ہیں وہاں کے علاقوں کے وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 آدمی مارے گئے ہیں، جبکہ تحریک لبیک کی تنظیم جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے 8 افراد مارے گئے ہیں پولیس فائرنگ سے، اور وہ اس پر اب احتجاجی رد عمل دیں گے۔ اور یہ رد عمل کہاں دیں گے؟ یہ پختونخوا میں بھی دیں گے، لیکن پختونخوا سے زیادہ یہ پنجاب میں دیں گے۔ آج اجلاس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آج ہی وہ کوئی فیصلہ اناؤنس کریں، ہو سکتا ہے وہ کل کوئی فیصلہ اناؤنس کرے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اگر انہوں نے ایجیٹیشن کا فیصلہ کیا تو یہ پارٹی جو ہے تحریک لبیک یہ سڑکوں کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، الا یہ کہ فوج یا رینجر آ جائے اور ان کو وہاں سے ہٹا دے۔ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے ان کی ناکہ بندیاں ختم کرنا۔ اب یہ کل یا پرسوں جو تحریک لبیک کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کا فیصلہ ڈن کر لیا ہے، احتجاج لازماً ہوگا، لیکن اعلان ہوگا ہماری جو مرکزی قیادت ہے اس کے اجلاس مکمل ہونے کے بعد۔ آج اجلاس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آج مکمل ہو جائے، ہو سکتا ہے کل بھی جاری رہے۔ تو اس کے بعد گویا کہ پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت کو ایک سنگین چیلنج درپیش ہو سکتا ہے۔ تو یہ تحریک لبیک وہی ہے
जिसको ख़त्म करने का इमरान खान ने आर्डर दिया था और फ़ौज ने मुखालफत की थी कि अगर तुमने जिस तरह तुम चाहते हो कि इनके लॉन्ग मार्च को ख़त्म करो जो पिंडी की तरफ आ रहा था, तो इसमें दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। तो उस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म था और उसने हुक्म दे दिया था कि इनको क्रश करना है, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना देनी पड़े, इनको ख़त्म कर देना है। और अगर फ़ौज ना होती तो उस रोज़ पता नहीं कितने 100 लाशें गिरती। तो ये एक सीरियस चैलेंज है। अब देखना है कि परवेज़ लाई की हुकूमत इससे कैसे निपटती है। और पख्तूनख्वा में तो इनका असर बहुत ज़्यादा नहीं है, इनका असर चंद एक इलाकों में है, हज़ारा डिवीज़न में है, हवेलियाँ वगैरह के इलाके में, और कुछ वादी पेशावर की वादी में भी इनके असरात हैं। और पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके जो डेरा गाजी खां की तरफ से पंजाब के साथ मिलते हैं, वहाँ भी कुछ इनके असरात हैं, लेकिन मजमूई तौर पर भी सूबे की कोई ख़ास बड़ी एजुकेशनल फोर्स नहीं है, पंजाब में है। तो आज या और कल कोई बड़ा फैसला हो सकता है जिसके नतीजे में एक अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा पैदा हो सकती है। उसके अंदर से फिर क्या बरामद होगा ये हमारी देखने की बात है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह मज़ीद बातें कुछ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।